हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डच, अर्थात यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाल के बाद जो दूसरे नंबर पर भारत में आते हैं वो होते हैं डच, अर्थात जिन्हें हम हॉलैंड निवासी भी कहते हैं। अर्थात डचों ने भारत में कहां कहां पर अपनी कोठी स्थापित की, कहां कहां पर व्यापार किया, कौन से व्यापार को बढ़ावा दिया, आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जो ये डच हैं इन्हें हॉलैंड भी कहते हैं। हॉलैंड क्या कहते हैं? हॉलैंड, अर्थात हॉलैंड के निवासी भी थे। ठीक है ना दोस्तों, समझना। यूं तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली आते हैं। लेकिन पुर्तगालियों के बाद जो दूसरा जो नंबर होता है वो डचों का होता है। किसका नंबर होता है? दूसरा नंबर होता है डचों का। और दोस्तों, तीसरा नंबर होता है अंग्रेजों का। किसका होता है? अंग्रेजों का। ठीक है ना, तीसरा नंबर होता है अंग्रेजों का। लेकिन आप यहां पर समझना, पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं डच आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों पुर्तगालियों के बाद जब हम कंपनी स्थापित की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर कंपनी स्थापित कौन करेंगे? कंपनी कौन स्थापित करेंगे दूसरे नंबर पर? ये करेंगे दोस्तों अंग्रेज करेंगे। ठीक है ना, और डच कंपनी की स्थापना तीसरे नंबर पर होगी। कब होगी? तीसरे नंबर पर। समझना दोस्तों, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी को होती है। ठीक है ना, और दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है दोस्तों। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 1599 ईस्वी में होती है। ठीक है ना, ये प्रश्न यहां पर कभी कभी ऊपर से ही पूछ लिया जाता है। जब हम आगमन की बात करेंगे तो उसमें पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे आगमन में। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी स्थापित अंग्रेजों की होगी। समझना, क्योंकि 1498 में कंपनी पुर्तगालियों की, 1602 में डचों की, और दोस्तों अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों आने की जब हम बात करेंगे, आगमन की जब हम बात करेंगे, आगमन की बात करेंगे तो दोस्तों आगमन में जो हमारे आएंगे वो डच आएंगे। कौन आएंगे? डच आएंगे। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि दोस्तों कंपनी और आगमन ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी की स्थापना डचों से पहले किसकी होती है? अंग्रेजों की। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों से पहले कौन आते हैं? डच आते हैं, हॉलैंड निवासी। ठीक है ना, यहां तक हमारा बात क्लियर हो चुकी। ठीक है ना, अब दोस्तों समझना, अब हम डच यात्री की बात करें। डच यात्री 1596 ईस्वी में, कब? 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन सबसे पहले भारत आया था। कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत में सबसे पहले आया था 1596 ईस्वी में। अगर पूछा जाता है, समझना दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो डचों का है। अगर पूछा जाता है डच यात्री भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो उसका नाम था दोस्तों कार्नेलिस डी हाउटमैन, सबसे पहले भारत आया था। ठीक है ना दोस्तों, डच कंपनी की स्थापना जो मैंने आपको बताया है, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1602 ईस्वी में स्थापना की गई थी। दोस्तों कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। क्या नाम था दोस्तों? वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई थी। वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। ठीक है ना, ये यहां तक नाम हो गया। ठीक है ना, जिसे हम VOC भी कह सकते हैं। और दोस्तों जो ये पुर्तगाल की जो कंपनी थी, जिसे मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, तो ये जो पुर्तगाली कंपनी थी जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, इसके बाद दूसरी जो कंपनी है 1602 ईस्वी में वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, जिसे डच या हॉलैंड या नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है ना
दोस्तों इस कंपनी को भारत में या पूर्वी देशों में व्यापार करने का 21 वर्ष का अधिकार दिया। कितने वर्ष का अधिकार दिया? 21 वर्ष का। पूर्व के देशों में या भारत में इस कंपनी को वेरिंग दे ऑस्ट इंडीज कंपनी को 21 वर्ष का अधिकार दिया था वहां के शासक ने, डचों के शासक ने। ठीक है ना, यहां तक हो गई दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, अब जो ये कंपनी है, जो डच कंपनी है, अब ये भारत में अपना व्यापार स्थापित करेगी और व्यापार स्थापित के साथ साथ यहां पर अपनी कोठियां स्थापित करेगी जहां पर कच्चे सामान को रखा जाएगा और फिर उसे समुद्र मार्ग से भेजा जाएगा। कहां पर? डच हॉलैंड भेजा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस कंपनी ने सबसे पहले 1605 ईस्वी में कहां पर कारखाना खोलेगी? ये मछलीपट्टनम में कारखाना खोलेगी। कहां पर खोलेगी? मछलीपट्टनम में कारखाना खोलेगी। कहां पर खोलेगी? मछलीपट्टनम में कारखाना खोलेगी। ठीक है ना दोस्तों, 1610 ईस्वी में पुलिकट में कारखाना खोलेगी। कहां पर खोलेगी? पुलिकट में खोलेगी। ठीक है ना, पुलिकट में कारखाना खोलेगी। और दोस्तों 1616 ईस्वी में अपना कारखाना सूरत में स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी दोस्तों? अपना कारखाना सूरत में स्थापित करेगी। 1627 में अपनी कोठी कहां पर खोलेगी दोस्तों? ये पीपली एक मूवी भी बनी थी जो बंगाल में है। अपना कारखाना पीपली में स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी दोस्तों? पीपली में स्थापित करेगी। इसके बाद दोस्तों 1645 ईस्वी में करिकल में स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी? करिकल में स्थापित करेगी। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों 1653 ईस्वी में चिनसुरा में स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी? चिनसुरा में स्थापित करेगी। और दोस्तों 1663 ईस्वी को कोचीन में स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी? कोचीन में। अब समझना, ये एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि कहां कहां पर कब कब कोठी स्थापित की। दोस्तों पीपली बंगाल में भी अपनी कोठी स्थापित कर ली थी। ठीक है ना, करिकल में भी अपनी कोठी स्थापित की थी। मछलीपट्टनम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मछलीपट्टनम में सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की थी। इसके बाद नंबर दूसरी कहां पर की? पुलिकट में की। नंबर तीसरी सूरत में की। नंबर चौथी पीपली में की। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों करिकल में की। इसके बाद दोस्तों चिनसुरा में की। और इसके बाद दोस्तों कोचीन में अपनी कोठी स्थापित की थी। इन कोठियों में दोस्तों क्या होता था, भारत के अनेक क्षेत्रों से जो माल लाया जाता था इन कोठियों में उसे जमा किया जाता था और यहां से समुद्र के मार्ग से हॉलैंड भेजा जाता था। कहां पर भेजा जाता था? हॉलैंड। अब समझना, इन कोठियों में जो माल था, क्या क्या माल था, किस किस माल का ये व्यापार करते थे? समझना दोस्तों, किस किस सामान का ये व्यापार करते थे, समझना। दोस्तों अगर हम व्यापार की बात करें, काली मिर्च का व्यापार करते थे। किसका करते थे? काली मिर्च। ठीक है ना। नंबर दूसरा दोस्तों मसाले। नंबर दूसरा क्या है? मसाले का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे दोस्तों? मसाले का व्यापार करते थे। ठीक है ना। और दोस्तों नंबर जो तीसरा था वो था सूती वस्त्र। कौन सा था? सूती वस्त्र। दोस्तों अब आप समझना, सबसे ज्यादा समझना इस प्रश्न को, सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया था डचों ने वह सूती वस्त्र को दिया था। सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया था डचों ने वो किसको दिया था? सूती वस्त्र को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था डचों ने। इसलिए कहा जाता है भारत को, नोट करना, भारत को भारतीयों का सूती वस्त्र का निर्यात का जो क्षेत्र बनाया था वो डचों ने बनाया था। अगर पूछ लिया जाए सूती वस्त्र के निर्यात सबसे ज्यादा किसने किया था, तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? डच होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि डचों ने सबसे ज्यादा किया था, सूती वस्त्र का भारत से निर्यात किया था। ठीक है ना दोस्तों, डचों की हम बात करें, इन डचों ने क्या किया था? जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को तो इन्होंने हटा दिया था। किसको? पुर्तगालियों को। तो जो पुर्तगाली थे इनको तो इन्होंने क्या कर दिया? पराजय कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया था इनको। तो
पुर्तगालियों को तो। लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज थे, जिन्हों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो डचों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थी। डचों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थी। किसकी सेना? दोस्तों अंग्रेजों की। लेकिन दोस्तों ये अंग्रेजों से नहीं जीत पाते, अंग्रेजों से ये नहीं जीत पाते हैं। और अंग्रेजों से 1759 ईस्वी में एक बेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। ये जगह है बंगाल में। और दोस्तों अंग्रेजों से इस युद्ध में पराजित हो गए। क्या हो गए दोस्तों? पराजित हो गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और ये बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। दोस्तों कहा जाता है जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोस्तों ये कारटेल जिसका अर्थ होता है सहकारिता, ये सहकारिता पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कारटेल ये सहकारिता पर आधारित थी दोस्तों। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये सहकारिता पर आधारित थी दोस्तों। और समझना दोस्तों, इन्हें जो निर्देश मिलते थे डच सरकार से निर्देश मिलते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसे कोई भी निर्णय लेना होता था तो भारत में ही उसे निर्णय लेना होता था। और इन्हें जो निर्णय मिलता था वो डच सरकार से मिलता था। अर्थात ये कारटेल ये सहकारिता पद्धति पर आधारित थी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इन डचों की पराजय होती है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह थी, जो डचों के जो लेख थे 722 ईस्वी के इनके जो लेख मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? लेख मिले हैं। इन लेखों से पता चलता है 200 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों? 200 वर्ष में अपने साझेदारों को 18% लाभ दिया था। कितना लाभ दिया था दोस्तों अपने साझेदारों को? 18% लाभ दिया था अपने साझेदारों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा है। अपने साझेदारों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18% लाभ दिया था 200 वर्ष तक, अपने इतिहास में जो सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ के जो लेख है उनसे पता चलता है दोस्तों, अपने साझेदारों को 18% लाभ दिया था। और दोस्तों समझना, एक शब्द है फैक्टर एक शब्द है, ये शब्द काफी बार आता है। जो कोठी का जो मुखिया होता था, जैसे ये कोठी है, ये सारी कोठी है, इन कोठियों का जो मुखिया होगा उसे दोस्तों फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्टर का प्रयोग इसी में किया गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डच हॉलैंड, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे नंबर पर जो भारत में आते हैं वे दोस्तों डच आते हैं, हॉलैंड निवासी आते हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी थी ये सहकारिता पर आधारित थी, इसीलिए ये फेल हो जाते हैं। और अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो इनकी सेना से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए ये अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। और दोस्तों एक जो दोबारा में आप नोट करना दोस्तों, काली मिर्च और मसालों के स्थान पर जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था वो सूती वस्त्र को दिया था। और दोस्तों सूती वस्त्र का जो निर्यात किया जाता था वो कोरोमंडल से किया जाता था। कहां से किया जाता था? कोरोमंडल। ये दोस्तों बंदरगाह बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? बंगाल में स्थित है कोरोमंडल। यहां से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था हॉलैंड के लिए। अब भारत को सूती वस्त्र का निर्यात में जो स्थान दिलाया था वो डचों ने दिलाया था दोस्तों। किसने दिलाया था? डचों ने दिलाया था। अगर हम बात करें पुर्तगालियों की बात करें, पुर्तगालियों ने काली मिर्च और मसाले को बढ़ावा दिया था, लेकिन दोस्तों जो डचों ने जो बढ़ावा दिया वे सूती वस्त्र के लिए दिया था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था डच हॉलैंड, और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।